देखो, अब इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। डी ब्लॉक की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, देखो। डी ब्लॉक इज क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज, 3D, 4D, 5D एंड 6D। 4 सीरीज होती है इनकी, ठीक है। हम यहां से आपको नोट करा दे रहे हैं। यहां से देखो, ये 3D हो गई, ये हो गई यहां से 4D, क्लियर। यहां से हो गई ये, यहां से पहला एलिमेंट ये हो गई 5D, और ये वाली यहां से 6D। तो ये सीरीज होती है, 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक की, 3D, 4D, 5D और 6D, ठीक है। तो 3D में हमारा क्या होता है, आपको पता है, स्कैंडियम से जिंक, ये तो आपको याद होंगे एलिमेंट्स। तो स्कैंडियम से जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हमारे होते हैं। फिर हमारा यूटेरियम से कैडमियम, ठीक है। क्लियर हुई बात कि नहीं? यूटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथियम, रोडियम, पैलेडियम, इंडियम और कैडमियम, ये हमारा यहां तक हो गई 4D सीरीज। क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर लैंथेनम से 5D सीरीज, लैंथेनम से यहां पर मरकरी आता है। मरकरी आपको पता है हमारा ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड स्टेट में होता है। पी ब्लॉक में आप ये लिख लेना कि ब्रोमीन जो है उसमें एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल है, नोट करके लिख लेना, ये एक ही मात्र नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज ब्रोमीन, ठीक है। और आयोडीन हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? मेटलॉइड्स में भी लिख सकते हो, मेटलॉइड्स हमारे 6 होते हैं, लिख सकते हो। बस इतने होते हैं मेटलॉइड्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम, ये हमारे मेटलॉइड्स में आते हैं जनरली, ठीक है। तो इसको ही हम लिखेंगे मेटलॉइड्स में। 6 मेटलॉइड्स होते हैं, बाकी मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और लास्ट में हमारी नोबल गैसेस होती हैं। तो ये लिख सकते हो आप पी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डी ब्लॉक में आते हैं, तो डी ब्लॉक स्कैंडियम से जिंक, यूटेरियम से कैडमियम, लैंथेनम से मरकरी और एक्टिनम से उनबियम, लास्ट वाला एक्टिनम से उनबियम 112, उनका मतलब 1। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट। तो आईयूपीएसी ने एक सिस्टम बनाया था कि एक एलिमेंट्स का नाम, अगर कोई नया एलिमेंट आया तो उसका कैसे हम पता करेंगे, तो उनका मतलब होता है 1। तो उन बीएम, बी लिखा है इसमें, तो 112वां एलिमेंट यहां पे आएगा। 113, 114, 115, 116, 117, 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 एलिमेंट, मतलब 122वां एलिमेंट भी डिस्कवर्ड हो चुका है, तो 122 तक बढ़ चुके हैं। तो वो आप देखेंगे आगे, अगर और ज्यादा एलिमेंट्स आए तो अरेंज किया जाएगा उसको, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी 4 सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा डिवाइडेड है। क्लियर हो रही बात की नहीं? दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहां लिखा है। तो क्या लिखा है इसमें? दोज एलिमेंट्स शो मेटेलिक लस्टर एंड हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, लिख लेना, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऐसे एलिमेंट काफी लस्टरस होते हैं, लस्टरस का मतलब शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं ये डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं। और हाई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों तरीके से कंडक्टिबल होते हैं ये, बहुत अच्छे वाले। अगर हमने इन डी ब्लॉक का मेटल ले लिया और हमने कोई लगा दिया करंट में, तो वो तुरंत पकड़ जाएगा, तुरंत करंट दौड़ जाएगा उसके अंदर से, और गर्म भी जल्दी हो जाते हैं ये, ठीक है। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी अच्छी होती है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये दिया गया है, तो दीज एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके बीच का पता है आपको, ये आपस में एलिमेंट, जैसे आयरन है, प्योर आयरन है, लोहा अकेला पड़ा है, आयरन ही है केवल, Fe कितने नंबर पे आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, यहां पे आता है आयरन, Fe सिंबल होता है इसका। तो Fe आयरन की बात करें जनरली, तो लोहे कहीं टुकड़ा पड़ा है तो लोहा ही है, केवल आयरन है, Fe है, प्योर Fe। तो वो आपस में कैसी बॉन्डिंग बनाता है जो इतना स्ट्रांग रहता है? मेटेलिक बॉन्डिंग, 4 टाइप की बॉन्डिंग। पहला हम पढ़ चुके थे कोवलेंट, दूसरा आयनिक, तीसरा कोऑर्डिनेट भी बताया था। केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस इसी का है पूरा, कितनी टाइप की बॉन्डिंग होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। अब जो Fe है, आयरन, ये आपस में क्या करता है? मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पूरा ये बहते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और Fe बना लेते हैं आयरन, Fe2+, Fe3+। तो ये आपस में पूरा जुड़े हुए होते हैं बाय मेटेलिक बॉन्ड। तो ये मेटेलिक बॉन्ड होता है पूरे डी ब्लॉक के अंदर। तो दीज एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो बहुत अच्छा बॉन्ड होता है इनमें, ताकतवर बॉन्ड होता है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। दीज एलिमेंट आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन जल्दी त्यागने वाले हैं वो कौन से हैं? एस ब्लॉक।
जैसे यहां से यहां जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए मन नहीं करता लोगों को, मतलब एलिमेंट्स को मन नहीं करता यहां से यहां जब जो एलिमेंट्स जाते हैं। तो जो अल्कली मेटल्स हैं मतलब S1 वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देते हैं, उनको मतलब नहीं, उनको मोह नहीं है इलेक्ट्रॉन से, तुरंत दे देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को तुरंत डोनेट कर देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पड़ा रहता है। क्लियर हुई बात की नहीं? तो जो डी ब्लॉक है, S के बाद आ रहा है डी, तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर S से कम होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर देन S ब्लॉक। लास्ट पॉइंट, these elements have variable oxidation state। यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे हम मैग्नीज की बात करें, आयरन से पहले आता है मैग्नीज, तो Mn2+ भी बनाता है, Mn3+ भी बनाता है, Mn4+ भी बनाता है, Mn5+ भी बनाता है, Mn6+ भी बनाता है, Mn7+ तक भी बनाता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो 7+ तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि इनकी ऑर्बिटल 5-5 है, 5-5 ऑर्बिटल, एक S की भी जुड़ी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, तो 5-5 तक ऑर्बिटल एक S की भी ले लेता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से, तो 6 ऑर्बिटल्स हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं इनके पास। तो डिपेंड करता है, जो अगर आ रहा है वो खींचने वाला ज्यादा हुआ तो ये कुछ कर नहीं पाते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन तक ये इससे खींच सकते हैं। फिर न्यूक्लियर पावर दम लगाता है पूरा, फिर 8वां इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। ऑस्मियम कर लेता है, इसमें लास्ट में आएगा ऑस्मियम, तो ऑस्मियम बना लेता है, Fe के नीचे जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑस्मियम बना लेता है OS8+ तक। ठीक है, ये हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये डी ब्लॉक की एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट कर दिया करो यूट्यूब पे, ठीक है, तो वहां पर हम आपको बता दिया करेंगे। इसको नोट कर लो। तो अब बेसिकली हम देखते हैं एफ ब्लॉक क्या होता है। एफ ब्लॉक जो है वो हमने बताया था आपको, ये जो दो ग्रुप है ये हमारे एस ब्लॉक कहलाते हैं, ये बीच का डी ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है और ये हमारा एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक में जिस तरीके से डी ब्लॉक में 4 सीरीज मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने क्या हुआ था कि 4 सीरीज हैं, तो 4 सीरीज में 3D 4D 5D एंड 6D। इसी तरीके से यहां पर 4F और 5F सीरीज होती है। कौन कौन सी? 4F और 5F सीरीज। तो 4F सीरीज को हम लेंथेनॉइड सीरीज भी बोल देते हैं। लेंथेनॉइड्स क्यों बोलते हैं इसको? Why it is called lengthenoid और why it is called inner transition element? यहां पर क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं। पहली बात, इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? ये हमने बताया था आपको, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने बताया था क्यों होते हैं, उसका भी रीजन बताया था कि इनमें आपस की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, हाई एनर्जी टू लो और लो टू हाई। तो ये जो इनर ट्रांजिशन है, ये इनर ट्रांजिशन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन के ही अंदर होते हैं। कहां होते हैं? ट्रांजिशन के ही अंदर। यहां पर डी ब्लॉक के ही कहलाते हैं ये एलिमेंट्स, लेकिन इनको यहां पर ऑर्डर वाइज नहीं किया जा सकता, तो इनको अलग एक कमरा दे दिया गया एफ ब्लॉक का, तो इसीलिए ये एफ ब्लॉक कहलाते हैं। तो ये ट्रांजिशन के अंदर रखे जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये चीज होगी हमारी इनर ट्रांजिशन। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा? लेंथेनॉइड्स क्यों कहलाते हैं और ये एक्टिनॉइड्स क्यों कहलाते हैं? लेंथेनॉइड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यहां पर एक आता है लेंथेनम एलिमेंट, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं पूरे 14 एलिमेंट, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। ये लगभग उसी प्रॉपर्टी से मैच खाते हैं लगभग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। फिर इसके नीचे सीरीज आती है एक्टिनॉइड। क्यों? एक्टिनॉइड्स के बाद, एक्टिनम के बाद ये सीरीज आती है, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। क्लियर हो रही होगी आपको बात? तो ये जो 4F सीरीज है, लेंथेनॉइड सीरीज, ये 57 से 58 से बोल देते हैं 71 तक। क्लियर? तो 58, 59, 60, वहां 71 तक, तो 58 से 71 तक, 57 हमारा लेंथेनम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टिनॉइड सीरीज की। तो एक्टिनॉइड सीरीज में क्या होता है? 89 से 103 तक पहुंचता है वो। क्लियर? 89 से 103 तक पहुंचता है, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हमारी 4F सीरीज जो है वो हमारी कहलाती है लेंथेनॉइड सीरीज। तो ये 57 से
58 से हमारी 71 तक पहुंचता है, और 5f सीरीज हमारी पहुंचती है 89 से 103 तक। क्लियर? तो 14 एलिमेंट हो गए, 58, 59, 60, 60 से 70 और 71, 14 ये हो गए। यहां भी 14 हो गए, 89, 90, ठीक है, 90 से हमारा 103, 89 हम इसको बोल देते हैं एक्टिनम को, ठीक है। तो अब यहां से ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाती है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? हो रही होगी पूरी? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जब क्लियर हो गया आपका, तो एफ ब्लॉक में आते हैं ये दोनों सीरीज। अब हम इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है एफ ब्लॉक, इसकी कैसे डिफाइन करेंगे। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, हमने पहले भी आपको पी ब्लॉक में भी बताया था और डी ब्लॉक में भी बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर जिस सब शेल में जाएगा वो उसी ब्लॉक का कहलाएगा। तो अगर एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेक्टेड टू बी फिल्ड इन एफ सबसेल, एफ सबसेल में अगर जा रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस्ड इन एफ ब्लॉक। किसमें कहलाएगा? एफ ब्लॉक में रखा जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? अब देखो वहां पर डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2 N-1D, NS 0 से 2 था, ठीक है, उसको देखा करो पहले लेक्चर को, नोट्स बना लिया करो। तो NS से 0 से 2 था और D में क्या था, N-1D। अब आपको एक चीज हम बता दें, देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारी शेल्स हैं कुछ, ठीक है। अगर ये हम इसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल, क्या बोलते हैं, अल्टीमेट शेल, क्या बोलते हैं, अल्टीमेट शेल। अब जो इसके अंदर वाली है इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। तो ये हमारी हो जाएगी पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। तो जो डी की जो है ना पेनल्टी मेट शेल, ये पेनल्टीमेट शेल होगी। क्लियर? अब जो हमारी डी का था, जैसे डी का हमारा क्या था, NS 0 से 2 और N-1 1 से 10 तक। तो जो N-1 है मतलब एक अंदर वाली, इसको बोलते हैं क्या, पेनल्टीमेट शेल। ये क्या हो गई, अल्टीमेट शेल, बाहर वाली अल्टीमेट शेल हो जाएगी, ठीक है। अब F में क्या हो गया, N-2 और आ गया। देखो NS है, N-1D है, ये 0 ही रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। N-2 1 से 14 तक भरे जाएंगे, पहला एलिमेंट, क्योंकि यहां पर D पहले आ गया, D आ गया। अब इसके बाद तो D भरा नहीं जाएगा ना, पहले तो ये भरे जाएंगे, तो इसीलिए D भैया खाली बैठा रहता है। कब तक, जब तक 40 नहीं भरे जाते, फिर D का फिलअप होता है, फिर D बढ़ती है। तो इसी तरीके से ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये पहले ही आ जाता है लेंथेनॉइड सीरीज में, सारे एलिमेंट्स पहले ही है, तो ये पहले है। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पे 71, तो 72 यहां आता है फिर उसके बाद, लेंथेनम के बाद। ये आपको देखना है, वहां पीरियोडिक टेबल देखो, एटॉमिक नंबर देखो, सब चीज क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। हम वैसे फोटो लगा देंगे वीडियो में। अब देखो यहां पर ये जो अंदर और अंदर वाली आ गई एक सेल, इसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल, इसको प्री और लगा देंगे, PRE। तो प्री पेनल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल, फिर उसके अंदर पेनल्टीमेट शेल, उसके अंदर प्री पेनल्टीमेट शेल। क्लियर हो रही होगी अब आपको बात, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमें यहां पर पूरा कवर करना है। क्लियर होगी बात? तो एफ ब्लॉक को हमने जान लिया, एफ ब्लॉक को हम पहचान भी सकते हैं किस तरीके से हमें भरना है और समझना है। क्लियर? एफ ब्लॉक को बेसिकली आपके 12th में आएगा सीधे, यहां पर हमें केवल जनरल चीजें पढ़नी है, उसके बारे में तो पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज उसके बारे में, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसकी जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम समझते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है कि ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव हम आपको पहले भी बता चुके हैं, रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल मतलब बहुत ज्यादा उस पर प्रोटॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा आ भी जाए तो उनको, उनके प्रोटॉन्स को वो नहीं संभाल पाते, उनके रिपल्सन्स को नहीं संभाल पाते हैं, वहां न्यूक्लियस टूटने को, वो घर फूटने को ही उतारू हो जाता है, ठीक है।
जब एक घर में बहुत ज्यादा जब झगड़ा होता है तो वहां पार्टीशन हो जाता है, यही दो जो एक न्यूक्लियस है वहां डिवाइड हो जाते हैं और दो अलग अलग एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर जब वो कन्वर्ट होते हैं, जब वो टूटते हैं, तो वहां पर रेज निकलती हैं, कुछ रेडियो वेव्स जिसको बोलते हैं, तो अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकती है वो, तो आगे हम वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हमें यहां पर नहीं पढ़ना है। तो वो हमारे कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यहां पर जो जितने भी एक्टिनोइड्स हैं, एक्टिनोइड्स सारे के सारे रेडियो एक्टिव्स होते हैं। क्यों? हमने आपको बताया था कि 81 82 के एटॉमिक नंबर के आगे वाले सारे रेडियो एक्टिव्स कहलाएंगे, सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास फिर वो स्टेबिलिटी कम होती जाती है धीरे धीरे, जैसे ही हमारा और भारी हो जाता है, जैसे ही प्रोटॉन्स और बढ़ते आते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो हमारे डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिजन हो जाता है उनका, ठीक है। तो वो हमारे सारे रेडियो एक्टिव कहलाते हैं एक्टिनोइड्स वाले, ठीक है, 5F सीरीज। तो ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ये आपको पूछा जा सकता है एक नंबर में क्वेश्चंस कि यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि उसके यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। दूसरा पॉइंट है दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। हमने आपको बताया था कि डी ब्लॉक के भी कंपाउंड्स हमारे कलर्ड बनाते हैं, यहां भी ट्रांजिशन होता है, जैसे वहां पर डी ट्रांजिशन होता था, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता था, तो यहां भी एफ एफ ट्रांजिशन होता है। तो एफ 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 ऑर्बिटल का एफ ऑर्बिटल में ही ट्रांजिशन होता है, तो यहां पर उस ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं? दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। थर्ड पॉइंट है दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये मेटल्स हैं और आपको पता होगा कि जब एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ गया तो न्यूक्लियर पावर बढ़ गई। यहां पे न्यूक्लियर पावर का मतलब ये जो न्यूक्लियस है उसकी बहुत ज्यादा पावर है। पावर जब ज्यादा हो गई तो जो आउटर वाली शेल होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी पकड़े हुए रहता है अपनी हाथों में, तो ये इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ये साइज के छोटे होने लगते हैं, स्ट्रांग होने लगते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पैकिंग है, पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है धीरे धीरे, और बॉन्डिंग इनकी बहुत अच्छी होती है आपस में, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका ऑब्वियस बढ़ ही जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की +3 है, क्योंकि ये तो हमारे क्या है? रेडियोएक्टिव, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। हमें ज्यादातर बात करनी है किसकी? लैंथेनॉइड सीरीज की। तो लैंथेनॉइड्स में +3 होता है, इसमें भी +3 ही मान लेंगे अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि रिएक्शन तो यहां होनी नहीं है। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां पर +3, जैसे हमारे डी ब्लॉक में +7 तक पहुंच जाती थी मैग्नीज की, ऑस्मियम +4 +8 भी पहुंच जाती थी। तो यहां पर जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ही हम जनरल मान लेते हैं, तो यहां पर +3 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब लैंथेनॉइड सीरीज की पूरे, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर कर लो जल्दी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और अगर हम ये कहें कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो वो यहां से आते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अगर पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ रहा है तो इन प्रॉपर्टीज से आता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, आपको बहुत आराम से समझना है। देखो, पहली बात, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है? किस चीज को हम बोलेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, क्योंकि हम यहां पर पढ़ रहे हैं मॉज़ले की पीरियोडिक टेबल, जिसके हिसाब से इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या है? एटॉमिक नंबर। तो उसके बेसिस पे पूरी की पूरी टेबल अरेंज हुई है। तो अब जब टेबल अरेंज हुई है तब हमें यह देखना है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वो ऑर्डर में, पीरियोडिक का मतलब होता है एक ऑर्डर में लगी हो, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट। पीरियड में जब भी बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट बात करेंगे,
लेफ्ट टू राइट। अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो फिर अप टू डाउन की बात करेंगे। तो हमें इतनी चीज याद रखनी है। तो अगर हम ग्रुप में देखेंगे तो अप टू डाउन क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, या फिर पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो ये सारी चीज हम देखेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टीज हैव अ रेगुलर ट्रेंड अलोंग ए ग्रुप और पीरियड आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उनको हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। क्लियर हो रही होगी बात, समझ में आ गई होगी बात। हमें यहां पर कुछ जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहां पर कवर करेंगे, जो सबसे ज्यादा आती हैं, जैसे एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज। अब एटम का साइज लेफ्ट टू राइट पीरियड में किस तरीके से बढ़ रहा है, या एटॉमिक साइज होता क्या है, आयोनिक साइज क्या होता है, क्योंकि कहीं कहीं ये आयोनिक अलग और एटॉमिक अलग बताते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो वही पड़ता है। तो यहां पर वो एक ही चीज है, हम सब समझाएंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक और आयोनिक साइज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी आयोनाइजेशन इंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होने की इंथैल्पी कितनी लगेगी, किसी एटम को आयोनाइज करना है, कैटायन या एनायन में बदलना है, तो हमारा कैटायन में बोल देते हैं इसको मोस्टली। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हमने दिया या इलेक्ट्रॉन एटम ने लिया तो उसमें कितनी एनर्जी निकलेगी, ठीक है, वो थी इलेक्ट्रॉन गेन, हमने गेन की इंथैल्पी। हमारा फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ रही है और अप टू डाउन किस तरीके से चेंज हो रही है वो भी देखेंगे हम इसमें। फिर हमारा है लास्ट रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर, इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टीज देखेंगे। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे मेटेलिक नेचर बताओ, तो लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन वो भी हम कवर कर लेंगे। फिर नॉन मेटेलिक नेचर, एक ही बात है, जो मेटेलिक होगा उसका जस्ट नॉन मेटेलिक नेचर होगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें कवर करनी है, इसको नोट कर सकते हो, जल्दी फटाफट नोट कर लो। तो अब पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं यहां पर, क्या, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है और साइज का कैसे हम बताएंगे। देखो सबसे पहली चीज, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जो हमारा आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो डिस्टेंस हम जनरली क्या मान लेते हैं, ये हमारी रेडियस है, और इसी पे हमारा पूरा का पूरा साइज हमारा होगा। ये हम 2D में देख रहे हैं तो रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे हम चलते हैं, ठीक है। अब समझना, एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एटॉमिक साइज में हम सबसे पहले देखेंगे पीरियड में क्या ऑर्डर होता है, पीरियड में किस तरीके से वेरी करेगा, क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो एटॉमिक साइज हमने समझ लिया कि हमारे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड रेडियस, और उसका उसी के हिसाब से हम पूरा साइज निकाल लेंगे, ठीक है। इसके हम फिर टाइप्स ऑफ रेडियस भी पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं। यहां पर अभी हम वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन हम देखते हैं पीरियड में। पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होगा, पीरियड में हमेशा क्या बात करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट की। तो पीरियड में हमेशा L टू R देख लेना, तो लेफ्ट टू राइट हम बात करेंगे। तो जब हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे यहां पर, तो लेफ्ट टू राइट में जैसे हमने ले लिया सोडियम वाली लाइन ले ली, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। अब सोडियम वाले में देखो आप कि सोडियम जो है वो 281, 3 शेल है हमारी, कितनी, 3 शेल। अब सोडियम से आर्गन तक, आर्गन आर्गन तक हमारी 3 ही शेल होती हैं, क्योंकि सोडियम में 281, फिर मैग्नीशियम में 282, 283, 284, 285, 286, 287 और आर्गन में 288। अब समझो यहां पर सोडियम में 3 शेल है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 11, और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो यहां पर साइज है, बड़ा है, ठीक। जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बीच में न्यूक्लियस में बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े, इनमें क्या होगा, धीरे धीरे जब लेफ्ट टू राइट में जाने लगेगी तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसी जैसी जाती गई साइज क्या हो गया, छोटा। आर्गन का साइज कितना हो जाएगा, छोटा, और यहां पे सोडियम का साइज क्या है, बड़ा। तो जैसे ही जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, आउटर मोस्ट में शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा मतलब न्यूक्लियर पावर बढ़ी, न्यूक्लियर पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे किसमें, न्यूक्लियस में। तो जब न्यूक्लियर पावर बढ़ेगी, तो न्यूक्लियर पावर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा,
न्यूक्लियर पावर बढ़ने से साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन पीरियड वी गोइंग लेफ्ट टू राइट, साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा इधर पे, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, रीजन बताना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पावर इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पावर इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो रही बात की नहीं, न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है, इसीलिए एटॉमिक साइज कम हो गया लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में हम पहली ले लेते हैं। तो पहला में हमारा जैसे है लिथियम, ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब समझना, लिथियम में 2,1 3 एटॉमिक नंबर होता है, 2,1, फिर सोडियम में 281, फिर पोटेशियम में 2881। तो मतलब यहां पर शेल्स बढ़ रही हैं, पहले 21 2 शेल, फिर 281 3 शेल हो गई, फिर 2881 4 शेल हो गई, फिर 28881, तो यहां पर 5 शेल हो गई, यहां पर 2 शेल 3 शेल 4 शेल 5 शेल, यहां पर शेल जब बढ़ रही हैं, ये न्यूक्लियस है, शेल बढ़ती जा रही हैं, तो साइज अप टू डाउन क्या होगा, बढ़ेगा ना, साइज बढ़ेगा। अप टू डाउन ग्रुप में साइज क्या होता है, बढ़ता है, बिकॉज ऑफ, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस फ्रॉम वी गोइंग अप टू डाउन इन ए ग्रुप। जब अप टू डाउन ग्रुप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शेल्स बढ़ेंगी तो साइज, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो इसमें ग्रुप में भी लिख सकते हो, ये हो गया पीरियड का, तो ग्रुप में लिख दो। ग्रुप में क्या होता है, हमेशा हम किसकी बात करेंगे, अप टू डाउन की। अप टू डाउन में क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। व्हाई बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो रही बात की नहीं, नंबर ऑफ सेल यहां पर बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्या, साइज। इसको नोट कर सकते हो जल्दी, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहां पर अब हम उठाते हैं क्वेश्चंस कैसे उठाएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया तुम्हारा बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन में इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसको लगाओ, क्या, साइज को, एटॉमिक साइज को। तो कैसे लगाएंगे भाई साहब, अब ये तो एक ही पीरियड के हैं, एक ही पीरियड में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देख लो, सबसे पहले क्या आता है, बेरिलियम, फिर बोरॉन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, सीधे सीधे लगे ऑर्डर पे, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई साहब ऐसे कर दो, ये हो गया साइज इसका। क्लियर हो रही बात कि नहीं, ये साइज हो जाएगा इसका। क्लियर हो रही बात। तो अब टफ कब आता है, टफ कैसे बनता है, हमने क्वेश्चन दे दिया, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, ये आ गया टफ। ये आता है मेंस में क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, नीट में आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस कैसे कवर करें, कैसे उठाएं इसको। तो सबसे पहले देख लो एक पीरियड का कौन कौन सा है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड के हैं। फिर फास्फोरस और सल्फर आता है, भाई साहब फास्फोरस और सल्फर आ जाता है साइज में। अब यहां पर क्या होगा, कैसे होगा साइज का ऑर्डर, किस तरीके से साइज का ऑर्डर लगा जाएगा। साइज के ऑर्डर में देख लो आप, देखो लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, अगर हम इन दोनों की बात करें तो लेफ्ट टू राइट में हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का साइज क्या होगा, नाइट्रोजन का साइज बताओ क्या होगा, नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से ऑब्वियस छोटा होगा, क्यों, ऑक्सीजन बाद में है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ऑक्सीजन बाद में है तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा ना। तो अब ये हमारा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। क्लियर हो रही बात की नहीं। फास्फोरस सल्फर में सल्फर का बड़ा हो गया, ओवरऑल क्या हो गया, यही बड़ा है, क्योंकि ये हमारा फास्फोरस सल्फर नीचे वाला है। तो ये हमारे, इसमें 3 शेल है, इसमें 2 शेल है। क्लियर हो रही बात की नहीं। तो यहां पर सीधे सीधे आपको ऑर्डर लग जाएगा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका साइज बड़ा है, किसका साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का। क्लियर हो रही बात की नहीं, क्लियर हो रही। तो बस नोट कर लो इसको, क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं आयोनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई देखते हैं इसको। इसमें क्वेश्चंस कर सकते हो आप इजीली। अब अभी हम कुछ क्वेश्चंस और करा देंगे आयनिक रेडियाई के बाद। आयनिक रेडियाई हम कैसे देखेंगे,
व्हाट इज आयोनिक रेडियस? आयोनिक रेडियस आयन की आ जाती है। अब आयन में क्या हो जाएगा, जैसे हमने बात की, जैसे हमने सोडियम को देखा था, तो सोडियम का आयन कर दो तो Na+ हो गया, ठीक है। तो Na+ और Na में इसमें यहां पे आ जाता है, तो Na+ जो आयनिक साइज है, आयनिक रेडियस है, वो भी उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से क्या काम कर रही थी, एटॉमिक साइज। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकालना है, तो ज्यादातर वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है, ज्यादातर वेरिएशन इसमें नहीं आता है। वेरिएशन हम देख लेंगे और जितना आ सकता है। तो अगर आपके भी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे पूछे आएंगे, तो अगर हम बात करें, जैसे हम सिंपल पहले से हम आपको एग्जांपल दे दें, जैसे हमने एक एटम है कोई, और एटम का A+ भी बन गया और A- भी बन गया वो, ठीक है, 3 तरीके से बन सकते हैं वो। तो अगर हम एक एटम की बात करें, जैसे हमने बोल दिया ये हमारा, इसमें 16 प्रोटॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है, मान लिया इसको एग्जांपल, ये मत सोचना 2+2 2 नेगेटिव, ये मत सोचना। तो अगर हमने मान लिया इसके कुछ x इलेक्ट्रॉन है, x इसके और x इसके है, x मान लो, तो x इलेक्ट्रॉन x प्रोटॉन, एटम में, न्यूट्रल एटम में x इलेक्ट्रॉन x प्रोटॉन, तो x इलेक्ट्रॉन x प्रोटॉन हमारा न्यूट्रल हो गया। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब x प्रोटॉन है और x-1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो x-1 हो गया, तो यहां पर प्लस आ गया। तो अब जब इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन और ज्यादा ताकत लगाएंगे, है ना। अब जैसे हम रस्सी पकड़ लिए और 5 आदमी उस तरफ 5 इस तरफ, अब जहां 4 हो गए तो वहां ज्यादा भार है, वो उस तरफ खींचने लगेगा, तो हम लोग पुल हो जाएंगे उसकी तरफ। तो इसी तरीके से यहां पर साइज क्या हो जाएगा, जब न्यूक्लियर पावर बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन्स और खींचेंगे, तो साइज क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा बड़ा होगा और इसका छोटा होगा। अगर हम बात करें यहीं पर A- की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो न्यूक्लियर पावर 11 इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ी सी कम हो जाती है, क्यों, 11 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। तो अगर हम इसकी देखें तो ये बड़ा साइज होगा, तो फिर हम इनमें और इनमें पूरा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएं, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, कैटाइन का, हमेशा ध्यान रखना कैटाइन का सबसे छोटा साइज होगा, फिर न्यूट्रल एटम का और फिर नेगेटिव का। अगर एक ही टाइप के एटम है तो तब की बात कर रहे हैं। फॉर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के लिए ये जनरल रूल नोट कर लो, फॉर सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, तो एनाइन का साइज बड़ा होगा सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल एटम का और फिर अपना कैटाइन का। क्लियर होगी बात की नहीं, इसको नोट कर लो।